अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर इमरान से एक बार फिर आपके साथ। आज हम बात करेंगे दांत निकालने के ऊपर, टूथ एक्सट्रैक्शन। आमतौर पे हम डेंटिस्ट ये कोशिश करते हैं कि जहाँ तक मुमकिन हो सके दांत को रूट कैनाल, फिलिंग, क्राउन या कॉस्मेटिक कंपोजिट फिलिंग्स के साथ हम उस दांत को बचाएं। लेकिन बाजू का ऐसा सूरत आ जाती है कि दांत को निकालना ही पड़ता है। अब किस किस्म के दांत होते हैं जिनको निकालने की नौबत आती है? पहले नंबर पे ऐसे दांत जो बहुत ज़्यादा गल सड़ गए हों, मतलब उनको देखा जाए तो वो सारा दांत ब्लैक होता है, साइड पे एक बाउंड्री सी लगी होती है जिसको कि हम ना बिल्डअप कर सकते हैं, ना उसके ऊपर को फिलिंग कर सकते हैं, ना को क्राउन लगा सकते हैं। इसके अलावा उनकी रूट्स के ऊपर इतनी इन्फेक्शन बन चुकी होती है, इतने बैक्टीरिया वहाँ पे अटैक कर चुके होते हैं कि वो दांत निकालना पड़ता है। दूसरी सूरत है जिसमें दांत फ्रैक्चर होते हैं, किसी एक्सीडेंट की सूरत में, गिरने की सूरत में, चोट लगने की सूरत में, किसी बच्चे या किसी दूसरे का हाथ पाँव कोहनी लगने से दांत टूट जाते हैं और बाज़ का तो इतने ज़्यादा फ्रैक्चर होते हैं तो उनको रिपेयर करना, उनकी फिलिंग करना कुछ मुमकिन नहीं होता। ऐसे दांत भी निकाल दिए जाते हैं। इसके बाद आता है इम्पैक्टेड टीथ, जो टेढ़े दांत होते हैं। आमतौर पर ये विजडम टूथ या अकल दाढ़ के सिलसिले में ये बात कही जाती है, क्योंकि इसके अंदर टेढ़े होते हैं कि वो बाकी दांतों को भी ख़राब कर रहे होते हैं। वहाँ पे ना ब्रश करने से सफाई वहाँ पॉसिबल होती है, ना वहाँ के मसूड़ों को सेहतमंद रखा जा सकता है। आमतौर पे ये मैंने बताया कि विजडम टूथ के सिलसिले में होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये अगले किसी भी दांत, खासतौर पर जो केनाइन दांत हैं जिनको हम सुआ दांत कहते हैं आपके ज़ुबान में, उनके लिए भी होता है। इम्पैक्टेड दांत जो हैं ये दूसरे दांतों पर प्रेशर भी डालते हैं और वो मुँह की सफाई को भी एक कॉम्प्रोमाइज़ रखते हैं, तो ऐसे दांत भी निकाल दिए जाते हैं। इसके बाद आते हैं क्राउडेड टीथ। बाज़ औक़ात ये होता है कि पेशेंट के जबड़े में जबड़ा तंग होता है या उसमें जगह नहीं होती, दांत बहुत ज़्यादा आगे पीछे होते हैं, बहुत ज़्यादा क्राउडेड होते हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चों में कि उनके बाहर की सरफेस पे और ऊपर के जबड़े में तालू के साथ एक कुछ ऐसी और जगहों पे दांत होते हैं कि उनकी मौजूदगी में एक तो वो कॉस्मेटिकली बुरे लगते हैं, दूसरे वहाँ पे ब्रश के साथ सफाई करना मुमकिन नहीं होता। तो ऐसे पेशेंट्स के मुंह से हमेशा स्मेल आती रहती है या उनके मसूड़े ख़राब होते हैं या ब्लीडिंग होती रहती है, जो कि अल्टीमेटली दांतों के नुकसान का बायस बनती है। या ऐसे पेशेंट जिनके हमने बच्चों के दांत सीधे करने हों डेंटल ब्रेसेस या डेंटल अलाइनर्स के थ्रू, तो उसमें भी क्राउडेड दांत रुकावट पैदा करते हैं और हम इन दांतों को निकाल दें। सबसे आखिर में आते हैं लग्जेटेड या हिले हुए दांत। कुछ मसूड़ों की क्रॉनिक बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें कि मसूड़े मुसलसल सूजे रहते हैं। मुसलसल सूजे रहने से पेरिडोंटल लिगामेंट्स पे असर पड़ता है, उससे जो दांतों के इर्द गिर्द सराउंडिंग बोन होती है वो भी लूज़ हो जाती है और दांत हिलना शुरू हो जाते हैं। अल्टीमेटली वो निकालना पड़ते हैं। अगर ना निकालें तो वो मज़ीद स्वेलिंग या पेन का बायस बन सकता है। अब बात आती है कि दांत निकलवाने से पहले डॉक्टर और मरीज़ को क्या करना चाहिए। डेंटिस्ट आमतौर पे जब दांत निकालने का सोचते हैं तो वो मरीज़ से हिस्ट्री लेते हैं कि कब से दांत ख़राब है, इसमें क्या क्या हुआ, हमारे पास आने से पहले पेशेंट ने क्या क्या किया, क्या क्या दवाइयाँ खाई, और अगर ज़रूरत पड़े तो हम उनका एक्सरे भी ले लेते हैं ताकि हम ये देख सकें कि उन दांतों की रूट्स हैं वो कर्व तो नहीं है, उनको निकालते वक्त कोई तरद्दुद तो नहीं करना पड़ेगा कि सर्जिकल तरीके से निकालना पड़ेगा, किसी और मुश्किल का सामना हो। तो इसके लिए हम एक डेंटल एक्सरे ले लेते हैं। मरीज़ को चाहिए कि वो डॉक्टर को बताएं कि वो डायबिटिक हैं या नहीं है, कार्डिक पेशेंट हैं या नहीं है, उनको आर्थराइटिस का या कोई और जनरल डिजीज़ तो नहीं है, वो क्या क्या दवाइयाँ ले रहे हैं, वो क्या क्या मल्टीविटामिन या सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। इन तमाम बातों को इकट्ठा करके डेंटिस्ट फिर इस चीज़ का फैसला करता है कि एनेस्थीसिया किस किस्म का देना है और दांतों के निकालने के बाद उनको किस किस्म की दवाइयाँ देनी, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ दवाइयों का आपस में ड्रग इंटरेक्शन भी हो जाता है। अब हम आते हैं दांत को सुन करने के लिए एनेस्थीसिया किस किस्म का देना चाहिए। अक्सरियत को, बहुत से पेशेंट्स को डेंटल एंजाइटी होती है, उनके लिए हम ये करते हैं कि अपॉइंटमेंट से आधा घंटा पहले उनको हम एंटी एंजाइटी गोलियाँ एडवाइस करते हैं ताकि वो खाएं, जब हमारे पास आएँ तो काफ़ी हद तक पुरसुकून हो। लेकिन ऐसे पेशेंट्स को अपने साथ किसी को लाना चाहिए, अपने किसी फैमिली मेम्बर को या किसी करीबी को, ताकि वो दांत निकलवाने के बाद बहिफाजत उनको घर तक लेके जा सकें। दूसरी किस्म का एनेस्थीसिया है नाइट्रस ऑक्साइड या लॉफिंग गैस। इसमें हम नोज़ पीस या मास्क के थ्रू पेशेंट को सिडेट कर देते हैं। इसके बाद है इंट्रावीनस सिडेशन। हम जो मरीज को वेन में सुई के थ्रू हम एक एनेस्थीसिया देते हैं, सिडेशन देते हैं। एक ये तरीका इख्तियार किया जाता है। इसके अलावा बहुत कम होता है कि हम जनरल एनेस्थीसिया की तरफ जाते हैं, जिसमें कि पेशेंट बहुत अनकोऑपरेटिव हो, सीपी चाइल्ड हो और उसका दांत निकालना ज़रूरी हो, उसको हम जनरल एनेस्थीसिया में दांत निकालते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूँ और रिलैक्स कर दूँ कि बहुत से अक्सरियत को, मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स को हम लोकल एनेस्थीसिया के साथ ही हम दांत के इर्द गिर्द हम एनेस्थीसिया देके उनका दांत निकाल देते हैं। अब दांत कैसे निकाला जाता है? हम मरीज़ को कॉन्फिडेंस में लेके उसके दांत के इर्द गिर्द सिरिंज के साथ लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, उस जगह को नम करते हैं। उसके बाद हम एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से दांत के इर्द गिर्द जो मसूड़ा होता है उसको थोड़ा सा लूज़ करते हैं, अपने दूसरे इंस्ट्रूमेंट की जगह बनाते हैं और फिर बड़े आराम से उसको दांत को बोनी सॉकेट से लिफ्ट करके निकाल देते हैं। निकालने के बाद क्या करते हैं? निकालने के बाद हम गॉज़ या कॉटन का एक पीस मरीज़ के मुंह में वहाँ रख के मरीज़ से कहते हैं कि कुछ देर के लिए वो दबा लें। दबाने से ये होता है कि क्लॉट बनता है।
वो क्लॉट बहुत ज़रूरी है मरीज़ को फर्दर ब्लीडिंग से बचाने के लिए और ड्राई सॉकेट से बचने के लिए। ड्राई सॉकेट क्या होती है आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। ये कॉम्प्लिकेशन है जो कि दांत निकालने के बाद हो सकती है। अब अगली अहम बात यह है कि दांत निकालने के बाद मरीज़ को क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। सबसे पहली बात, अपने ज़ख़म को जहाँ से दांत निकाला गया उसको साफ़ रखना चाहिए। किसी भी एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश से सफाई रखनी चाहिए। उस जगह पे डायरेक्ट टूथब्रश नहीं लगाना जहाँ से दांत निकाला गया, क्योंकि टूथब्रश के ब्रिस्टल से ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं जो कि आपके ज़ख़म को ख़राब कर सकते हैं और आपको एंटीबायोटिक की मिक़दार और उनकी ड्यूरेशन बढ़ानी पड़ सकती है। दूसरे नंबर पे ये कि डेंटिस्ट ने आपको जो एंटीबायोटिक्स और पेन रिलीवर्स दी हैं जिनसे दर्द ख़त्म होती है, उसको बाकायदगी के साथ दिन में जितनी दफ़ा और जितने दिन कहा गया उस पर सख्ती से अमल करें और उस दवाइयों के कोर्स को पूरा करें ताकि मुमकिन इन्फेक्शन से बचा जा सके। तीसरी अहम बात, कोई भी ऐसी विगोरियस एक्टिविटी जिसमें कि आपके दिल की धड़कन तेज़ हो और उस तेज़ धड़कन की वजह से मुमकिन है कि ज़ख़म वाली जगह से ब्लीडिंग शुरू हो जाए। तो इसलिए दांत निकालने के बाद 2 से 3 दिन तक कोई जिम, कोई एक्सरसाइज, जॉगिंग, वॉक या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें कि आपकी हार्ट बीट बढ़ जाए उससे परहेज़ करना चाहिए ताकि दांत के ज़ख़म वाली जगह से ब्लीडिंग ना हो। दांत निकालने के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। फ़ायदे ये हैं कि जिन दांतों की शक्ल सूरत ख़राब हो चुकी होती है उनकी वजह से आपकी स्माइल, आपकी लुक में फ़र्क आता है, उससे आपकी जान छूट जाती है। कुछ दांत जो बहुत ख़राब हो चुके होते हैं, उनमें बैक्टीरियल इन्वेजन बहुत हो चुकी होती है, वो बैक्टीरिया इस कदर फैल चुके होते हैं कि आपके अगले दांत भी ख़राब हो सकते हैं। उनसे इस बात से जान छूट जाती है कि आपके मज़ीद अगले दांत जो नीचे रूट से रूट इन्फेक्शन फैलती है उससे आप बच जाते हैं। तीसरा ये है कि कुछ दांत इतने ख़राब होते हैं कि उनकी वजह से मुँह में भी स्वेलिंग होती है और पूरे जबड़े में पेन रेफर होती है और इवन जबड़ा भी सूज सकता है। इस चीज़ का बचाव भी दांत निकालने से हो जाता है। अब ये कि दांत निकालने के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसमें ये होता है कि ब्लीडिंग हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, पेन हो सकती है, ड्राई सॉकेट हो सकती है। इन तमाम बातों से बचने के लिए अपने डेंटिस्ट से कहें कि वो दांत निकलवाने के बाद की तमाम एहतियाती तदाबीर आपको बता रहे हैं। दांत निकलवाने से मुताल्लिक कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिए, मैं इंशाल्लाह उसका पूरे तरीके से जवाब देने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।